हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टारगेट गुरुकुल में। उम्मीद करते हैं कि टारगेट गुरुकुल का पूरा परिवार बेहतर होगा और आप सभी लोग अपनी ज़िंदगी में बेहतर कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आज आप सभी के निरंतर सहयोग के कारण हम सभी लोग 60,000 के पार हो चुके हैं और ये जो हमारा परिवार है इसमें जो हमारे सदस्य हैं 60,000 से अधिक, उन सभी सदस्यों का हम एक बार फिर से धन्यवाद देना चाहेंगे कि आप सभी की बदौलत, आप सभी के इस निरंतर सहयोग के कारण हम आज 60,000 से अधिक हो चुके हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीकॉम बीबीए एंट्रेंस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, ऐसे एमसीक्यूज जो सीधे आपके एंट्रेंस एग्जाम में छपने वाले हैं। तो दिल थाम के बैठिए और एमसीक्यूज को थोड़ा ध्यान से देखिए, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए, तो ये जो आपको एमसीक्यूज हम आज डिस्कस करने वाले हैं, सारे एमसीक्यूज आपको पेपर वाला फील देंगे। ऐसा लगेगा कि आप एंट्रेंस एग्जाम के पेपर्स में जो क्वेश्चंस आते हैं उसको सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, गुडविल अकाउंट इज अ। गुडविल अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है? ऑप्शन ए पर्सनल अकाउंट, ऑप्शन बी रियल अकाउंट, ऑप्शन सी नॉमिनल अकाउंट या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो गुडविल अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है? यदि आप इस क्वेश्चन का आंसर बताते हैं तो आपको मिलेंगे 5,000 रुपए। तो बताइए, गुडविल अकाउंट कौन सा अकाउंट है स्टूडेंट्स? ये पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है कि नॉमिनल अकाउंट है? गुडविल अकाउंट पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है कि नॉमिनल अकाउंट है? तो गुडविल अकाउंट आपका होता है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट क्यों होता है गुडविल? बिकॉज रियल अकाउंट का रूल ये कहता है, थोड़ा सा इशू है, एक मिनट। तो गुडविल अकाउंट रियल अकाउंट होता है। सबसे पहले ये समझते हैं रियल अकाउंट का रूल क्या है। रियल अकाउंट का रूल होता है स्टूडेंट्स, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो आपके बिजनेस में आता है उसको डेबिट करना है और जो आपके बिजनेस से जाता है उसको क्रेडिट करना है। दैट्स वाई गुडविल क्या है? हमारे बिजनेस के लिए एसेट है और जब इसकी बढ़ोतरी होगी तो रियल अकाउंट के हिसाब से हम इसको डेबिट करेंगे और जब इसमें कमी होगी तो हम इसको क्रेडिट करेंगे। दैट्स वाई इसका आंसर हो जाएगा बी, दैट इज रियल अकाउंट। तो गुडविल कौन सा अकाउंट है स्टूडेंट्स? गुडविल एक रियल अकाउंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक और चीज क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे, गुडविल कौन सा एसेट है? तो आपको बता दें, गुडविल एक इनटेंजिबल एसेट है। कौन सा एसेट है? गुडविल एक इनटेंजिबल एसेट है। अब आप पूछेंगे इनटेंजिबल एसेट क्या होता है? इनटेंजिबल एसेट का मतलब होता है एक ऐसा एसेट जिसको ना छुआ जा सकता है ना देखा जा सकता है, केवल इसको महसूस किया जा सकता है। जैसे आप सॉफ्टवेयर्स पढ़े होंगे बचपन में कि सॉफ्टवेयर एक ऐसी चीज है जिसको ना छुआ जा सकता है ना देखा जा सकता है, उसको फील किया जा सकता है। उसी प्रकार से इनटेंजिबल एसेट होती है, इसको हम लोग छू और देख नहीं सकते हैं, इसको हम बस महसूस कर सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, करंट लायबिलिटीज इंक्लूड। करंट लायबिलिटीज में क्या क्या आती हैं? ऑप्शन ए बिल्स पेबल, ऑप्शन बी क्रेडिटर्स, ऑप्शन सी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? बिल्स पेबल सही होगा, क्रेडिटर्स सही होंगे या फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस सही होंगे? सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे करंट लायबिलिटीज किसे कहते हैं। करंट लायबिलिटीज यानी ऐसी लायबिलिटीज जिसको 1 अकाउंटिंग ईयर के अंदर आपको रीपे करना होता है। दैट मीन्स द लायबिलिटीज दैट यू हैव टू रीपे विद इन 1 अकाउंटिंग ईयर इज कॉल्ड करंट लायबिलिटीज। और ये जो आपकी करंट लायबिलिटीज होती हैं इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। इसमें आपके बिल्स पेबल आते हैं, इसमें आपके क्रेडिटर्स भी आते हैं, इसमें आपके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी आते हैं। ये सारे के सारी चीजें आपकी करंट लायबिलिटीज में आती हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ द एबव। ठीक है। तो करंट लायबिलिटीज में क्या क्या आता है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी आते हैं, बिल्स पेबल भी आता है और क्रेडिटर्स भी आते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ जाते हैं। बेसिक फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज टू। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का बेसिक फंक्शन क्या होता है? ऑप्शन ए रिकॉर्ड ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शंस, ऑप्शन बी इंटरप्रीट फाइनेंशियल डेटा, ऑप्शन सी असिस्ट द मैनेजमेंट या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मेन फंक्शन क्या होता है? तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मेन और जो बेसिक फंक्शन होता है वो होता है सारे बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना। क्या होता है स्टूडेंट्स? सारे बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, दैट इज रिकॉर्ड ऑल द बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। अगला है क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी क्या होता है?
एक ऐसी लायबिलिटी जिसको आपको एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर रीपे नहीं करना होता है। जैसे आपने कोई लोन लिया 10 साल के लिए, 5 साल के लिए, 2 साल के लिए, तो उसको आपको 1 साल के अंदर रीपे नहीं करना है, तो आपकी हो जाएगी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी का एक और नाम है, इसको हम लोग नॉन करेंट लायबिलिटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग नॉन करेंट लायबिलिटीज भी कहते हैं। और नॉन करेंट लायबिलिटीज में आपके डिबेंचर्स आते हैं, नॉन करेंट लायबिलिटीज में आपके टर्म लोन्स आते हैं, नॉन करेंट लायबिलिटीज में आपके क्रेडिटर्स नहीं आते। अभी हमने आपसे डिस्कस किया कि क्रेडिटर्स क्या हैं। क्रेडिटर्स आपके बिजनेस के लिए करेंट लायबिलिटीज है, क्योंकि क्रेडिटर्स का पेमेंट आपको एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर करना होता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, क्रेडिटर्स आर नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ लॉन्ग टर्म लायबिलिटी बिकॉज क्रेडिटर्स आर कम्स अंडर करेंट लायबिलिटी। ठीक है, अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स हैज अ क्रेडिट बैलेंस। इसमें से किस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होता है? ऑप्शन ए कैरियर्स इनवर्ड, ऑप्शन बी डिस्काउंट रिसीव्ड, ऑप्शन सी कैरियर्स आउटवर्ड एंड ऑप्शन डी डिस्काउंट अलाउड। तो देखिए क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या है, आपको हम सबसे पहले एक रूल बताना चाहेंगे, क्लियर फॉर्मूला इसको कहते हैं। क्लियर फॉर्मूला का मतलब है CLEAR, वेयर C मीन्स कैपिटल, C मीन्स कैपिटल। कैपिटल मतलब क्या होता है? वो पैसा जो आप बिजनेस में पहली दफा इन्वेस्ट करते हैं उसको हम कैपिटल कहते हैं। तो C का मतलब कैपिटल है, L का मतलब लायबिलिटी है, L का मतलब क्या है? लायबिलिटी, एंड E का मतलब एक्सपेंस है। E का मतलब क्या है? E का मतलब एक्सपेंस है, A का मतलब एसेट्स है एंड R का मतलब रेवेन्यू है। तो क्लियर फॉर्मूला का फुल फॉर्म क्या हो गया? कैपिटल, लायबिलिटी, एक्सपेंस, एसेट, रेवेन्यू। अब हम आपको ये क्लियर फॉर्मूला क्यों बता रहे हैं? क्योंकि इस क्लियर फॉर्मूला को यदि आप एक बार समझ गए तो इससे आप 20 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे। अब क्लियर फॉर्मूला ये कहता है कि जब भी आपके बिजनेस में कैपिटल बढ़ता है, क्या बढ़ता है? जब भी आपके बिजनेस में कैपिटल बढ़ता है तो कैपिटल के बढ़ने की वजह से आप उस ट्रांजैक्शन को क्रेडिट करते हैं। यानी जब आपके बिजनेस में कैपिटल बढ़ेगा तो आप क्रेडिट करेंगे, और जब आपके बिजनेस में कैपिटल कम होगा तो आप उसको डेबिट करेंगे। एट द सेम टाइम यदि आपके बिजनेस में लायबिलिटी बढ़ेगी तो लायबिलिटी के बढ़ने पे आप उसको क्रेडिट करेंगे और लायबिलिटी के घटने पे आप उसको डेबिट करेंगे। लेकिन यदि आपके बिजनेस में एक्सपेंस बढ़ेगा तो सिचुएशन उल्टा हो जाएगा, एक्सपेंस के बढ़ने पे डेबिट करना पड़ेगा और एक्सपेंस के घटने पे आपको क्रेडिट करना होगा। ठीक है, तो एक्सपेंस बढ़ेगा तो डेबिट, एक्सपेंस घटेगा तो क्रेडिट, कैपिटल बढ़ेगा तो क्रेडिट, कैपिटल घटेगा तो डेबिट, एंड लायबिलिटी बढ़ेगा तो क्रेडिट और लायबिलिटी घटेगा तो क्रेडिट। अगला है एसेट। एसेट के साथ भी सेम कंडीशन है जो हमारे एक्सपेंस के साथ है। अगर एसेट बढ़ेगा तो डेबिट करेंगे और यदि एसेट घटेगा तो क्रेडिट करेंगे। ठीक है, और रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू का भी कंडीशन बिल्कुल कैपिटल और लायबिलिटी की तरह है। अगर रेवेन्यू बढ़ेगा तो रेवेन्यू को क्रेडिट करेंगे और यदि रेवेन्यू घटेगा तो रेवेन्यू को डेबिट करेंगे। तो कैपिटल, लायबिलिटी, एक्सपेंस, एसेट, रेवेन्यू फॉर्मूला को आप याद रखिए, इसको हम शॉर्ट में क्लियर फॉर्मूला कहते हैं। अब आपको एक और चीज याद रखना है कि जब आपके बिजनेस में कैपिटल बढ़ेगा तो क्रेडिट, कैपिटल घटेगा तो डेबिट। कैपिटल अगर नॉर्मल रहेगा तो उसको कुछ ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, अगर बढ़ेगा और घटेगा तो क्रेडिट डेबिट करेंगे। दूसरा कंडीशन, अगर लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट, लायबिलिटी घटेगी तो डेबिट, एक्सपेंस बढ़ेगा तो डेबिट, एक्सपेंस कम होगा तो क्रेडिट, एसेट बढ़ेगा तो डेबिट, एसेट कम होगा तो क्रेडिट, और रेवेन्यू, रेवेन्यू मतलब आपके बिजनेस का इनकम। रेवेन्यू मतलब क्या है? आपके बिजनेस का इनकम। यदि इनकम बढ़ेगा तो क्रेडिट और इनकम घटेगा तो डेबिट। ठीक है, अब यहाँ पे समझते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं 4। सबसे पहला ऑप्शन ये है कि इसमें से क्वेश्चन ये पूछा गया कि इसमें से किस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होगा। ऑप्शन 1 दिया है कैरियर्स इनवर्ड, ऑप्शन 2 दिया है डिस्काउंट रिसीव्ड और ऑप्शन 3 दिया है कैरियर्स आउटवर्ड और ऑप्शन डी दिया है डिस्काउंट अलाउड। अब ध्यान से समझिएगा, जो आपका डिस्काउंट रिसीव्ड है ये आपके बिजनेस के लिए इनकम होता है। क्या होता है? डिस्काउंट रिसीव्ड आपके बिजनेस के लिए इनकम होता है। और इनकम का फॉर्मूला हमने क्या देखा है? जब इनकम बढ़ेगा यानी रेवेन्यू बढ़ेगा तो क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। यानी इनकम का या रेवेन्यू का क्रेडिट बैलेंस होगा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, दैट इज डिस्काउंट रिसीव्ड। तो डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट का कौन सा बैलेंस होगा? डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होगा। अगला है कैश, गुड्स और एसेट्स इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इन द बिजनेस फॉर अर्निंग प्रॉफिट इज कॉल्ड। यानी वो कैश बिजनेस में जो हमारा प्रोप्राइटर इन्वेस्ट करता है, वो एसेट जो बिजनेस में हमारा प्रोप्राइटर इन्वेस्ट करता है, उसको हम क्या कहते हैं?
ऑप्शन ए प्रॉफिट कहते हैं, ऑप्शन बी कैपिटल कहते हैं, ऑप्शन सी फिक्स्ड एसेट कहते हैं, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। वो कैश, गुड्स और एसेट्स जो प्रोप्राइटर बिजनेस में इन्वेस्ट करता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कैश, उसको हम प्रॉफिट कहते हैं, कैपिटल कहते हैं, फिक्स्ड एसेट्स कहते हैं, या फिर कुछ नहीं कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं कैपिटल। क्या कहते हैं? कैपिटल इज द कैश, गुड्स और एसेट्स विच आर इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इन द बिजनेस। यानी वो कैश, गुड्स या एसेट्स जो प्रोप्राइटर बिजनेस में इन्वेस्ट करता है उसको हम लोग कैपिटल कहते हैं। ठीक है, कैपिटल यानी पूंजी। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट। इसमें से कौन सा बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा? ऑप्शन 1 है सेल ऑफ गुड्स, ऑप्शन दूसरा है पेमेंट ऑफ सैलरी, ऑप्शन तीसरा है क्वालिटी ऑफ स्टाफ, और ऑप्शन चौथा है परचेज ऑफ गुड्स। तो आपको पता होगा आपके बिजनेस में दो प्रकार के ट्रांजेक्शन्स होते हैं। एक होता है क्वालिटेटिव ट्रांजेक्शन। क्या होता है? एक होता है क्वालिटेटिव ट्रांजेक्शन और एक होता है क्वांटिटेटिव ट्रांजेक्शन्स। ठीक है, जो आपके बिजनेस के क्वांटिटेटिव ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो तो आप बुक्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन आप अपने बिजनेस के क्वालिटेटिव ट्रांजेक्शन्स को बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं, बिकॉज क्वालिटेटिव ट्रांजेक्शन्स कैन नॉट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। क्वालिटेटिव ट्रांजेक्शन्स को मनी के टर्म्स में मेजर नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स आप लोग बोर नहीं हो रहे होंगे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, दैट इज क्वालिटी ऑफ स्टाफ। स्टाफ की क्वालिटी कैसी है इसको हम लोग मेजर नहीं कर सकते हैं मॉनेटरी टर्म्स में, दैट्स वाई ये बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इज नॉट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर। इसमें से कौन सा ऐसा ट्रांजेक्शन है जो फाइनेंशियल कैरेक्टर का नहीं है? ऑप्शन ए परचेज ऑफ एसेट्स ऑन क्रेडिट, ऑप्शन बी परचेज ऑफ एसेट फॉर कैश, ऑप्शन सी विदड्रॉइंग ऑफ मनी बाय प्रोप्राइटर फ्रॉम बिजनेस, एंड ऑप्शन डी स्ट्राइक बाय एम्प्लॉयज। तो आप खुद ही बता दीजिए इसमें से कौन सा ट्रांजेक्शन फाइनेंशियल कैरेक्टर का नहीं है। आपसे पूछ रहे हैं, आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। स्टूडेंट्स बताइए इसमें से कौन सा ट्रांजेक्शन फाइनेंशियल कैरेक्टर का नहीं है। गुड्स को हम यदि परचेज करते हैं तो वो फाइनेंशियल कैरेक्टर का नहीं है, हम एसेट को परचेज करते हैं वो फाइनेंशियल कैरेक्टर का नहीं है, या फिर हम एम्प्लॉयज जो हमारे कंपनी के स्ट्राइक करते हैं वो फाइनेंशियल कैरेक्टर का नहीं है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, दैट इज स्ट्राइक बाय एम्प्लॉयज। आपके एम्प्लॉय जो हड़ताल करते हैं, भाई उस हड़ताल को तो नहीं रिकॉर्ड कर सकते हैं बुक्स में, इतने रुपए का हड़ताल हुआ, क्योंकि वो एक क्वालिटेटिव ट्रांजेक्शन है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टेट्स दैट अकाउंट्स में बी मैन्युपुलेटेड और इट में लीड टू कंसील ऑफ वाइटल फैक्ट्स। यानी इसमें से कौन सा अकाउंटिंग का लिमिटेशन है जो ये बताता है कि अकाउंट्स को मैन्युपुलेट किया जा सकता है। मैन्युपुलेट करने का मतलब क्या होता है? हेर फेर करना, फेर बदली कर देना। तो फेर बदली कैसे हो सकता है? तो फेर बदली हो सकता है विंडो ड्रेसिंग के माध्यम से। किसके माध्यम से? विंडो ड्रेसिंग के माध्यम से। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, दैट इज अकाउंटिंग में लीड टू विंडो ड्रेसिंग। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अगला है बुक कीपिंग इज। बुक कीपिंग क्या है? आर्ट है, साइंस है, आर्ट और साइंस दोनों है, या फिर कुछ नहीं है। तो बुक कीपिंग क्या है? आर्ट है और साइंस है। बुक कीपिंग आर्ट और साइंस दोनों है, तो हो जाएगा बुक कीपिंग इज एन आर्ट एंड साइंस बोथ। अगला देखते हैं ड्राइंग्स अकाउंट इज अ। ड्राइंग्स अकाउंट कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है कि नॉमिनल अकाउंट है, या फिर नन ऑफ दीज। तो ड्राइंग अकाउंट क्या है? ड्राइंग अकाउंट एक पर्सनल अकाउंट है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, दैट इज ड्राइंग अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट। अगला है बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट इज सोन एज। जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस होता है उसको कैसे दिखाया जाता है? उसको कैपिटल अकाउंट की तरह दिखाया जाता है, उसको लायबिलिटी अकाउंट की तरह दिखाया जा सकता है, या फिर उसको रेवेन्यू अकाउंट की तरह दिखाया जा सकता है, या फिर उसको इसमें से किसी भी प्रकार से नहीं दिखाया जा सकता है। तो कैपिटल अकाउंट के बैलेंस को दिखाया जाता है लायबिलिटी अकाउंट की तरह। ठीक है, कैसे दिखाया जाता है? कैपिटल अकाउंट को लायबिलिटी अकाउंट की तरह दिखाया जाता है। अब इसको समझिएगा, हमारे बिजनेस में दो प्रकार के लायबिलिटीज होते हैं। ध्यान से समझिएगा, हमारे बिजनेस में दो प्रकार के लायबिलिटीज होते हैं। एक होती है एक्सटर्नल लायबिलिटी, क्या नाम है इसका? एक्सटर्नल लायबिलिटी, और दूसरी होती है इंटरनल लायबिलिटी। तो पहली हो गई एक्सटर्नल लायबिलिटी और दूसरी हो गई इंटरनल लायबिलिटी। एक्सटर्नल लायबिलिटीज यानी जो लायबिलिटीज हम आउटसाइड पार्टीज से लिए हैं, यानी बाहर के लोगों से लिए हैं। जैसे हमने डिबेंचर्स इशू कर लिए, हमने लोन ले लिया बैंक से, ये सब क्या होंगे? ये होंगे हमारे एक्सटर्नल लायबिलिटीज। लेकिन अगर हमने बिजनेस में अपना पैसा लगाया, यानी अपना कैपिटल लगाया, तो क्या होगा?
कैपिटल हो जाएगा हमारे बिजनेस का इंटरनल लायबिलिटी। तो कैपिटल क्या हो गया, कैपिटल एक तरह का लायबिलिटी तो हुआ, तो कैपिटल का बैलेंस कैसे दिखाया जाएगा, लायबिलिटी अकाउंट की तरह ही दिखाया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, आउट ऑफ द फॉलोइंग एसेट्स विच इज नॉट अ इंटेंजिबल एसेट, इसमें से कौन सा ऐसा एसेट है जो इंटेंजिबल एसेट नहीं है। ऑप्शन ए दिया गया है मशीनरी, ऑप्शन बी दिया गया पेटेंट्स, ऑप्शन सी गुडविल एंड ऑप्शन डी ट्रेडमार्क्स। तो आपको हम बताना चाहेंगे इंटेंजिबल एसेट्स के एग्जाम्पल। आपके सिलेबस में 4-5 ही इंटेंजिबल एसेट्स हैं, जैसे गुडविल है जो आपको पढ़ना है, पेटेंट है, कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क है, ये सब के सब आपके बिजनेस के इनटेंजिबल एसेट हैं। तो क्या होगा इसमें से, देखिए कौन सा ऑप्शन नहीं है, पेटेंट्स है इसमें, गुडविल भी है इसमें, ट्रेडमार्क भी है इसमें, लेकिन मशीनरी क्या होगा, मशीनरी आपके बिजनेस के लिए एक टेंजिबल एसेट होगा, क्योंकि मशीनरी को आप छू सकते हैं, उसको आप देख सकते हैं, लेकिन गुडविल को आप ना छू सकते हैं ना देख सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच एक्सटर्नल यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज मोस्ट इंटरेस्टेड इन नोइंग द लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन ऑफ द बिजनेस। इसमें से कौन सा ऐसा एक्सटर्नल यूजर है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का जो हमारे बिजनेस के लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी को जानने में इंटरेस्टेड होता है। ऑप्शन ए है एम्प्लॉइज, ऑप्शन बी है मैनेजमेंट, ऑप्शन सी है बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड ऑप्शन डी है रिसर्चर्स। तो आप बताइए कौन सा ऐसा एक्सटर्नल यूजर है जो लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी को जानने के लिए उत्सुक होता है। तो वो है आपके बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो हो जाएगा सी, दैट इज बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट इज अ, सन्ड्री क्रेडिटर अकाउंट कौन सा अकाउंट है। ऑप्शन ए रेवेन्यू अकाउंट है, ऑप्शन बी कैपिटल अकाउंट है, ऑप्शन सी लायबिलिटी अकाउंट है, या फिर नन ऑफ दीज। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स क्या है, क्रेडिटर्स हमारे बिजनेस के क्या होते हैं, क्रेडिटर्स हमारे बिजनेस के करेंट लायबिलिटीज होते हैं। क्या होते हैं, क्रेडिटर्स हमारे बिजनेस के करेंट लायबिलिटीज होते हैं। और करेंट लायबिलिटी की बात की जाएगी तो कौन सा अकाउंट होगा, वो तो लायबिलिटी अकाउंट ही होगा ना। तो हो जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर्स आर लायबिलिटी अकाउंट। ठीक है, अगला है द थिंग विच इज परचेज एंड सोल्ड इन द बिजनेस इज कॉल्ड। ऐसी वस्तु जो बिजनेस में खरीदी जाती है और बेची जाती है उसको हम क्या कहते हैं। यानी ऐसी चीजें जो आप बेचने के लिए खरीदते हैं अपने बिजनेस में, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं गुड्स। उसको हम गुड्स भी कहते हैं और मर्केंडाइज भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको गुड्स भी कहते हैं या फिर मर्केंडाइज। ठीक है, मर्केंडाइज ये थोड़ा सा आपके लिए हो सकता है ये नया शब्द हो, लेकिन आप लिख लीजिएगा अपने डिक्शनरी में, इसको नोट कर लीजिएगा। गुड्स या मर्केंडाइज का मतलब होता है वो चीज़ें जो हम बिजनेस में खरीदते या बेचते हैं। ठीक है, चलिए परचेज रेफर्स टू द परचेज ऑफ, परचेज का मतलब किस चीज़ के खरीदने से है। ऑप्शन ए गुड्स फॉर रीसेल, ऐसे गुड्स जो हमको दोबारा बेचना है उसके खरीदने से है। स्टेशनरी फॉर ऑफिस यूज से के खरीदने से है, या फिर एसेट्स फॉर फैक्ट्री के खरीदने से है, या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसमें से क्या होगा, परचेज का मतलब होता है परचेज ऑफ गुड्स फॉर रीसेल। तो परचेज का मतलब क्या हो जाएगा, परचेज ऑफ गुड्स फॉर रीसेल, यानी ऐसे गुड्स जो आप दोबारा बेचने के लिए परचेज करते हैं उसके लिए आप परचेज शब्द का यूज करते हैं। और एट द सेम टाइम हम आपको एक और क्वेश्चन बताना चाहेंगे, यदि सेल्स शब्द की बात करें तो सेल्स का मतलब भी होता है सेल ऑफ गुड। सेल्स का मतलब क्या होता है, सेल ऑफ गुड्स। और परचेज का मतलब क्या होता है, परचेज ऑफ गुड्स। याद रखिएगा, परचेज का मतलब कभी भी परचेज ऑफ एसेट्स या फिर अदर चीज़ों से नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, इफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड इट इज वेरीफाइबल बाय डॉक्यूमेंट्स इट हैज़ द क्वालिटी ऑफ। यानी आपकी जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हैं उनमें जो भी फैक्ट्स डिस्कस किए गए उन फैक्ट्स को वेरीफाई किया जा सकता है डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से। तो ये अकाउंटिंग के किस कैरेक्टरिस्टिक को बता रहा है, ये अकाउंटिंग के किस विशेषता को बता रहा है, ये अकाउंटिंग के रेलेवेंस को बता रहा है, अकाउंटिंग के रिलायबिलिटी को बता रहा है, अकाउंटिंग के अंडरस्टैंडेबिलिटी को बता रहा है, या फिर अकाउंटिंग के कंपेरेबिलिटी को बता रहा है। तो ये बता रहा है अकाउंटिंग के रिलायबिलिटी से। किसको बता रहा है, अकाउंटिंग के रिलायबिलिटी को। क्यों रिलायबिलिटी को बता रहा है, क्योंकि अगर कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसे फैक्ट्स हैं जो आप डील किए हैं, जो आप डिस्कस किए हैं अपने बिजनेस में, उन फैक्ट्स को यदि आप वेरीफाई कर सकते हैं, यानी वो फैक्ट्स के आपके पास पुख्ता सबूत हैं, एविडेंसेस हैं, इसका मतलब क्या है, आप एक विश्वसनीय काम कर रहे हैं, आप विश्वसनीय ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। रिलायबिलिटी का मतलब क्या होता है, रिलायबिलिटी का मतलब होता है विश्वसनीयता।
तो विश्वसनीयता कब बरकरार रहती है? जब आप कोई भी काम ऑथेंटिक मैनर में करते हैं, जो काम करते हैं उसके पास आपके पास उसके पुख्ता सबूत होते हैं। ठीक है, चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन? इसमें से कौन सा क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक नहीं है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का? ऑप्शन ए रिलायबिलिटी, ऑप्शन बी है अंडरस्टैंडेबिलिटी, ऑप्शन सी है कंपेरेबिलिटी एंड ऑप्शन डी है मटेरियलिटी। तो जो आपका मटेरियलिटी है ये अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, ये आपके अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक है। क्या है? ये अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक है। बाकी हम रिलायबिलिटी की बात करें तो रिलायबिलिटी भी आपका क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक है, अंडरस्टैंडेबिलिटी भी आपका क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक है और कंपेरेबिलिटी भी आपका क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है। करेंट एसेट्स डू नॉट इंक्लूड, ये क्वेश्चन आपके लिए हम छोड़ते हैं। करेंट एसेट्स में क्या नहीं आते हैं? ऑप्शन ए है डेटर्स नहीं आते हैं, ऑप्शन बी है मोटर कार नहीं आता है, ऑप्शन सी है बैंक बैलेंस नहीं आता है, या फिर ऑप्शन डी है प्रीपेड एक्सपेंसेस नहीं आते हैं। तो करेंट एसेट्स में क्या नहीं आते हैं? करेंट एसेट्स में डेटर्स नहीं आते हैं, कि मोटर कार नहीं आता है, कि बैंक बैलेंस नहीं आता है, कि प्रीपेड एक्सपेंसेस नहीं आते हैं। तो करेंट एसेट्स में बताइए जल्दी स्टूडेंट्स, कमेंट सेक्शन में आपसे पूछ रहे हैं, जल्दी बताइए कमेंट सेक्शन में करेंट एसेट्स में क्या नहीं आते हैं? क्या पढ़े हैं आप लोग, बताइए, अपने प्रतिभा का प्रदर्शन करिए कमेंट सेक्शन में। करेंट एसेट्स में क्या नहीं आते हैं? तो करेंट एसेट्स में मोटर कार नहीं आता है। मोटर कार क्या है? आपके बिजनेस का नॉन करेंट एसेट है। क्या है? मोटर कार आपके बिजनेस का नॉन करेंट एसेट है, क्योंकि इसको रीसेल पर्पज से नहीं खरीदा जाता है, इसको हमारे बिजनेस में रखने के पर्पज से खरीदा जाता है। इससे हमारे बिजनेस के बहुत सारे काम किए जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? मोटर कार। अगला है टेंजिबल एसेट्स डू नॉट इंक्लूड। ये क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए हैं शायद। टेंजिबल एसेट्स में क्या नहीं आता है? ऑप्शन ए है गुडविल नहीं आता है, ऑप्शन बी है फर्नीचर नहीं आता है, ऑप्शन सी है स्टॉक नहीं आता है, या फिर ऑप्शन डी है कैश नहीं आता है। बताइए टेंजिबल एसेट्स में क्या नहीं आते हैं? गुडविल नहीं आता है, फर्नीचर नहीं आता है, स्टॉक नहीं आता है, कि कैश नहीं आता है? तो आपको हम बताए हैं कि इनटेंजिबल एसेट्स 4 होते हैं, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क। तो गुडविल क्या है? गुडविल है आपके बिजनेस का इनटेंजिबल एसेट, तो टेंजिबल एसेट में आएगा ही नहीं। बाकी जो आपके बिजनेस के फर्नीचर्स हैं वो भी टेंजिबल एसेट में आते हैं, आपके बिजनेस के स्टॉक भी टेंजिबल एसेट में आते हैं, आपके बिजनेस के कैश भी टेंजिबल एसेट में आते हैं, क्योंकि इनको हम छू सकते हैं लेकिन हम गुडविल को नहीं छू सकते हैं। तो गुडविल क्या हो जाएगा? इनटेंजिबल एसेट, इसीलिए गुडविल टेंजिबल एसेट्स में नहीं आएगा। ठीक है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनल यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब आपके बिजनेस के 2 प्रकार के यूजर्स होते हैं, एक्सटर्नल यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और इंटरनल यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इंटरनल यानी जो अंदर के लोग होते हैं, आंतरिक लोग, और एक्सटर्नल यानी जो बाहर के लोग होते हैं। तो एक्सटर्नल में क्या आएगा? आपके बिजनेस के क्रेडिटर्स आ जाएंगे, लेंडर्स आ जाएंगे, आपके बिजनेस के जो भी गवर्नमेंट आपको रेगुलेट कर रही होगी वो आ जाएगा, टैक्स अथॉरिटी आ जाएगा। तो इसमें आप ढूंढिए कौन सा इंटरनल यूजर नहीं है, यानी पूछा क्या जा रहा है इसमें? पूछा ये जा रहा है कि कौन सा एक्सटर्नल यूजर है। तो इंटरनल यूजर में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी आते हैं, आपको पता होगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हमारे कंपनी के मैनेजमेंट के हिस्सा होते हैं, तो वो भी आएंगे। मैनेजर्स भी इंटरनल यूजर्स में आएंगे, एम्प्लॉयज भी इंटरनल यूजर में आएंगे, लेकिन लेंडर्स इंटरनल यूजर में नहीं आएंगे, क्योंकि लेंडर्स क्या होते हैं? आपके बिजनेस के एक्सटर्नल यूजर होते हैं। इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया था बीकॉम एंट्रेंस एग्जाम में। तो क्वेश्चंस को आप लोग बिल्कुल भी हलवा में ना लें, ठीक है, आप इसको सीरियसली लें। ठीक है, चलिए, तो इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? लेंडर्स। लेंडर्स क्या होते हैं? आपके बिजनेस के एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं। अगला क्वेश्चन है अ लायबिलिटी अराइजेज बिकॉज ऑफ। लायबिलिटी कैसे अराइज होती है? ऑप्शन ए कैश ट्रांजेक्शन्स की वजह से, ऑप्शन बी क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स की वजह से, ऑप्शन सी कैश एज वेल एज क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स की वजह से, या फिर ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव। तो लायबिलिटी तभी अराइज होगी ना जब आप कोई सामान उधार पे खरीदेंगे। तो लायबिलिटी कब अराइज होगी? जब आप कोई क्रेडिट ट्रांजेक्शन करेंगे, यानी आप जब उधारी वाले ट्रांजेक्शन करेंगे तभी आपकी लायबिलिटी अराइज होती है। ठीक है, तो देखिए आपको पेपर वाला फील मिल रहा होगा बिल्कुल। अगर आप और भी ज़्यादा पेपर वाला फील लेना चाहते हो तो आप जाइए हमारे टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप पर डाउनलोड करिए और 30 दिन के क्रैश कोर्स को जरूर ज्वाइन करिए। ठीक है, वो 30 दिन का क्रैश कोर्स आपके माइंडसेट को बदल देगा। आपके एंट्रेंस एग्जाम में आपने जो भी सोचा होगा स्कोर करने का, उसके 2 गुना आप स्कोर करेंगे। बस आप जाइए 30 डेज के क्रैश कोर्स में इनरोल होइए। ठीक है,
अगला है द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इन अ बिजनेस इज कॉल्ड, वो पैसा जो प्रोप्राइटर अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कैपिटल कहते हैं, उसको हम कैश कहते हैं, या फिर उसको हम रेवेन्यू कहते हैं, या फिर हम उसको लोन कहते हैं। तो बताइए स्टूडेंट्स, जो पैसा बिजनेसमैन अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करता है उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं कैपिटल। दैट मीन्स द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द बिजनेसमैन इन द बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। क्या कहते हैं उसको हम, कैपिटल कहते हैं। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन है द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग ऑल द बिजनेस ट्रांजेक्शंस इन अ सिस्टमेटिक मैनर इज अ सेट ऑफ बुक्स इज कॉल्ड। यानी आप बिजनेस ट्रांजेक्शंस को सिस्टमेटिक मैनर में रिकॉर्ड करते हैं, बुक्स में, इसको हम क्या कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं बुक कीपिंग। ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग ऑल द बिजनेस ट्रांजेक्शंस इन अ सिस्टमेटिक मैनर इन अ सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बुक कीपिंग। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन आपको बताना चाहेंगे यहाँ पे, बुक कीपिंग में केवल ट्रांजेक्शन्स की रिकॉर्डिंग की जाती है, लेकिन अकाउंटिंग में ट्रांजेक्शन्स का रिकॉर्डिंग के साथ साथ उनका एनालिसिस भी किया जाता है कि ट्रांजेक्शन से कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ। अगला है द अनसोल्ड गुड्स लेफ्ट एट द एंड ऑफ द ईयर इज कॉल्ड, यानी वो गुड्स जो अभी बचे हुए हैं साल के अंत में, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम बैड डेट्स कहते हैं, उसको हम ओपनिंग स्टॉक कहते हैं, या फिर उसको हम क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं, या फिर हम उसको लायबिलिटीज कहते हैं। तो जो गुड्स हमारे साल के अंत में हमारे पास बचे होते हैं उसको हम कहते हैं क्लोजिंग स्टॉक। क्या कहते हैं उसको, क्लोजिंग स्टॉक। तो ऑप्शन हो जाएगा सी, दैट इज क्लोजिंग स्टॉक। द अनसोल्ड गुड्स एट द एंड ऑफ द ईयर इज कॉल्ड क्लोजिंग स्टॉक। अगला है द टर्म सेल्स इज यूज्ड ओनली फॉर द सेल्स ऑफ, आपको हम ये क्वेश्चन बताए हैं, एंड इज नेवर यूज फॉर द सेल ऑफ। जो टर्म है सेल्स, ये किसके सेल के लिए यूज किया जाता है, ऑप्शन दिया है एसेट्स के सेल के लिए यूज किया जाता है, या फिर गुड्स के सेल के लिए यूज किया जाता है, या फिर इनटेंजिबल एसेट्स के सेल के लिए यूज किया जाता है, या फिर गुड्स के सेल के लिए यूज किया जाता है। अब ध्यान से समझिए कि इसमें दो क्वेश्चन आपसे पूछे गए। सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा गया कि कौन सा ऐसा टर्म है, सेल्स जो टर्म है वो किस चीज के लिए यूज किया जाता है, तो सेल्स टर्म सेल्स ऑफ गुड्स के लिए यूज किया जाता है, और सेल्स टर्म कभी भी एसेट्स के सेल्स के लिए यूज नहीं किया जा सकता है। किसके लिए नहीं यूज किया जा सकता है, एसेट्स के सेल के लिए सेल्स टर्म यूज नहीं किया जा सकता है। सेल्स टर्म हमेशा गुड्स के सेल्स के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आउट ऑफ द फॉलोइंग एसेट विच वन इज नॉट एन इंटेंजिबल एसेट, इसमें से कौन सा इंटेंजिबल एसेट नहीं है। ऑप्शन ए पेटेंट, ऑप्शन बी है इन्वेस्टमेंट, ऑप्शन सी है गुडविल, ऑप्शन डी है ट्रेडमार्क। तो बताइए कौन सा इसमें से इंटेंजिबल एसेट नहीं है। तो इन्वेस्टमेंट जो होते हैं वो आपके इंटेंजिबल एसेट्स नहीं होते हैं, इन्वेस्टमेंट आपके बिजनेस के टेंजिबल एसेट्स होते हैं, बिकॉज यू कैन टच इन्वेस्टमेंट, यू कैन सी द इन्वेस्टमेंट, बट यू कान टच पेटेंट्स, गुडविल, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क। ठीक है, अगला है एक्सटर्नल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन आर, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के एक्सटर्नल यूजर्स कौन होते हैं। तो बताइए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के एक्सटर्नल यूजर्स कौन होते हैं। ऑप्शन इसमें दिया गया है रिसर्चर्स, ऑप्शन बी दिया है गवर्नमेंट, ऑप्शन सी दिया है पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो ये तीनों के तीनों हमारे बिजनेस के अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, चलिए अगला है द पर्सन, फर्म और इंस्टीट्यूशन हु डज नॉट पे द प्राइस इन कैश फॉर द गुड्स परचेज और द सर्विसेज रिसीव्ड इज कॉल्ड, यानी वो व्यक्ति या फिर वो बिजनेस जो हमसे सामान खरीदता है लेकिन उसका पेमेंट नहीं करता है अभी, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम क्रेडिटर कहते हैं, या फिर उसको हम प्रोप्राइटर कहते हैं, या फिर उसको हम डेटर कहते हैं, या फिर हम उसको इनमें से कुछ नहीं कहते हैं। तो बताइए इसमें से हम क्या कहेंगे, उसको हम प्रोप्राइटर कहेंगे, क्रेडिटर कहेंगे, या डेटर कहेंगे। वो व्यक्ति जो आपके बिजनेस से सामान खरीदता है लेकिन पेमेंट नहीं करता है तो उसको हम कहते हैं डेटर। ध्यान से समझिएगा, जो व्यक्ति हमारे बिजनेस से उधारी में सामान खरीदता है यानी विदाउट पेमेंट, और वो कहता है कि बाद में हम फ्यूचर में पेमेंट कर देंगे, ये प्रॉमिस करता है, और उसको हम कहते हैं डेटर। लेकिन यदि हम किसी दूसरे बिजनेस से सामान खरीदें, हम किसी दूसरे बिजनेस से सामान खरीदें और वो रहम करके हमको सामान दे दे इस समय क्रेडिट पे और बाद में कहे कि आप कैश दे देना, तो वो हमारे लिए क्रेडिटर हो जाएगा। जो हमको सामान उधार पे दे रहा है वो क्रेडिटर है, और जिसको हम सामान उधार पे दे रहे हैं वो हमारे लिए डेटर है। ठीक है, चलिए तो इसका हो जाएगा सी, दैट इज डेटर। तो ये थे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज,
और यदि आप चाहते हैं कि और भी MCQs आएँ तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और आंसर्स भी बताएं। और यदि आप और भी पेपर वाला फील लेना चाहते हैं तो डाउनलोड करें हमारे टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप को। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए पूरी शिद्दत के साथ।